आज के इस विस्तृत चर्चा में हम जीव विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर बहुत हल्के में लिया जाता है। हाँ, ये तो है। ज्यादातर लोग सीधे अंगों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन असल में वह पूरे जीवन के ब्लूप्रिंट को समझने की मास्टर चाबी है। हम बात कर रहे हैं ऊतक यानी टिश्यूज की। और आज का हमारा जो सोर्स है वो एक बहुत ही बेहतरीन और डिटेल्ड बायोलॉजी लेसन प्लान है। हाँ, आज के हमारे इस डीप डाइव का आधार यही लेसन प्लान है। और इस चर्चा का लक्ष्य सिर्फ ये रटना नहीं है कि ऊतक क्या होते हैं, बल्कि ये समझना है कि एनटीएससी और बोर्ड जैसी परीक्षाओं से लेकर हमारे शरीर के काम करने के तरीके तक ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सही कहा। इस लेसन प्लान में एक लाइन लिखी है जिसने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया। उसमें टीचर ने कहा है कि अगर ऊतक समझ में आ गया तो पूरी बायोलॉजी आसान हो जाएगी। मुझे भी वो लाइन बहुत पसंद आई। पहली नज़र में ये बहुत बड़ा दावा लगता है, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे ये बिल्कुल सच साबित होने वाला है। ये दावा बिल्कुल सटीक है और इसका एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण भी है। अगर हम बायोलॉजी को एक बिल्डिंग की तरह देखें तो उसकी जटिलता हमेशा एक क्रम में बढ़ती है। मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स की तरफ। बिल्कुल। सबसे नीचे होती है कोशिका यानी सेल, फिर सेल से बनते हैं ऊतक और ऊतकों से बनते हैं अंग यानी ऑर्गन्स, और फिर अंगों से मिलकर बनता है पूरा शरीर। ये सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन का जो कॉन्सेप्ट है ना, यही जीवन का बुनियादी गणित है। अगर कोई इस बुनियादी ढांचे को समझे बिना सीधे ये समझने की कोशिश करे कि दिल कैसे धड़कता है, तो उसे हमेशा रट्टा ही मारना पड़ेगा। बिना बेसिक्स के आप फंक्शन नहीं समझ सकते। इसे थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। जैसे एक ईंटों की दीवार का निर्माण होता है। अगर हम एक अकेली ईंट को देखें तो वो एक कोशिका के समान है। हाँ, अपने आप में वो एक पूरी इकाई है। लेकिन जब बहुत सारी ईंटें एक खास पैटर्न में एक साथ सीमेंट से जुड़ती हैं तो वे एक मजबूत दीवार बनाती हैं। ये दीवार हमारा ऊतक है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर जब चार दीवारें मिलती हैं और छत डलती है तो एक कमरा बनता है जो एक ऑर्गन हो गया। कपड़े का उदाहरण भी ऐसा ही है। एक अकेला धागा कोशिका है और उन धागों को एक साथ बुनकर जो पूरा फैब्रिक तैयार होता है वो ऊतक है। दीवार और कपड़े का ये एनालॉजी दिमाग में तस्वीर एकदम साफ कर देता है। लेकिन जब हम परीक्षा के नजरिए से देखते हैं या बोर्ड पर इसकी सटीक वैज्ञानिक परिभाषा लिखते हैं तो वहां सिर्फ कोशिकाओं का समूह लिखना काफी नहीं होता। हाँ, एग्जामिनर को कुछ और कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल। विज्ञान में इसकी बहुत ही विशिष्ट परिभाषा है। समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। ये दो शब्द, समान उत्पत्ति यानी ओरिजिन और समान कार्य यानी फंक्शन, सबसे ज्यादा जरूरी हैं। थोड़ा रुकिए, यहाँ मैं एक चीज समझना चाहूंगी। समान उत्पत्ति से मतलब क्या है? मान लीजिए कुछ कोशिकाएं हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन उनका जन्म अलग अलग जगह से हुआ है, तो क्या वे ऊतक नहीं कहलाएंगी? तकनीकी रूप से नहीं। ऊतक की खासियत यही है कि उसकी सभी कोशिकाएं एक ही भ्रूणीय परत या एम्ब्रियोनिक लेयर से विकसित होती हैं। एक साधारण कोशिका अपने आप में जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो अपने सारे काम खुद करती है, जैसे अमीबा वगैरह में होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन विकास के क्रम में जब जीवों का शरीर बड़ा और जटिल होने लगा तो कोशिकाओं ने काम का बंटवारा कर लिया। जो कोशिकाएं एक ही जगह से बनी और एक ही तरह का काम करने लगी, उन्होंने अपनी एक अलग टीम बना ली। यही टीम ऊतक है। ये तो बिल्कुल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा हो गया, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं और हर टीम का अपना एक ही फोकस होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो अब जब ये साफ हो गया है कि ऊतक असल में क्या भला है, इसके वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं। सोर्स के अनुसार प्रकृति ने ऊतकों को मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांटा है। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यूज और जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यूज। पौधों से शुरुआत करते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि पौधे तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, उनका बायोलॉजिकल सिस्टम काफी बोरिंग होगा। लेकिन यहाँ विकास और स्थिरता की जो इंजीनियरिंग देखने को मिलती है वो सच में हैरान करने वाली है। पौधों का सिस्टम बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही साइलेंट और एफिशिएंट मशीनरी है। चूंकि पौधों को जीवन भर एक ही जगह खड़े रहना है और मौसम की मार झेलनी है, इसलिए उनके ऊतक मुख्य रूप से उन्हें सहारा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब उन्हें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, बस मजबूती चाहिए। हाँ। पादप ऊतकों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ये वे ऊतक हैं जो पौधे की पूरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यह सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया गया था। जैसे बच्चा बढ़ता है,
एक छोटा बच्चा जब बढ़ता है तो उसके कपड़े छोटे होने लगते हैं क्योंकि उसके शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बन रही हैं। बिल्कुल। पौधों में यही काम मेरिस्टेमेटिक ऊतक करते हैं। ये लगातार विभाजन यानी सेल डिवीजन करते रहते हैं। और पौधों में ये वृद्धि हर जगह से नहीं होती है ना? नहीं, ये कुछ खास जगहों से होती है जहां ये मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है शीर्षस्थ या एपिकल, जो जड़ और तने के बिल्कुल सिरों पर होते हैं और पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। जो एकदम टिप पर होते हैं। हाँ। दूसरा है अंतर्वर्ती या इंटरकैलरी, जो पत्तियों के आधार या टहनियों के जोड़ पर होते हैं। और तीसरा है पार्श्वीय या लैटरल, जो तने की मोटाई या घेरा बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ एक बायोलॉजिकल रहस्य सामने आता है जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। आमतौर पर हम पढ़ते हैं कि पौधों की कोशिकाओं की सबसे बड़ी पहचान होती है उनका विशालकाय वैक्यूल या रसधानी। हाँ, जो कोशिका का बहुत बड़ा हिस्सा घेरता है। पर इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में वैक्यूल होता ही नहीं है। इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है और कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। विकास के नियम यहाँ उल्टे क्यों हो गए? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही लॉजिकल है। अगर हम इसे सरल भाषा में समझे तो वैक्यूल का मुख्य काम क्या है? चीजों को स्टोर करना, जैसे पानी, पोषक तत्व या वेस्ट मटेरियल। वो एक तरह का वेयरहाउस है। अच्छा, स्टोरेज यूनिट की तरह। बिल्कुल। लेकिन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं एक ऐसी फैक्ट्री की तरह हैं जहां दिन रात बिना रुके सिर्फ नई कोशिकाएं बनाने का काम चल रहा है। उन्हें लगातार विभाजित होना है। तो उन्हें स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है? एकदम सही। इस तेज रफ्तार वाले काम के लिए उन्हें एक बड़े और सक्रिय न्यूक्लियस की जरूरत होती है जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सके। साथ ही कोशिकाओं का आकार छोटा होना चाहिए ताकि वे तेजी से बढ़ सकें। उनके पास स्टोर करने या वेयरहाउस बनाने का ना तो समय है और ना ही जगह। क्या बात है! मतलब प्रकृति ने उन्हें एक्स्ट्रा बैगेज से मुक्त रखा है ताकि वे सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सकें। प्रकृति बहुत स्मार्ट है। लेकिन ये कोशिकाएं हमेशा तो विभाजित नहीं होती रहेंगी। जब इनका विभाजन का काम पूरा हो जाता है तो ये स्थायी ऊतकों यानी परमानेंट टिश्यूज में बदल जाती हैं। और यहीं से पौधे को अपना आकार और मजबूती मिलती है। स्थायी ऊतकों में भी 2 कैटेगरीज बताई गई हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। हाँ, सरल स्थायी ऊतक वे हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नाम थोड़े मुश्किल हैं पर काम दिलचस्प है। पैरेन्काइमा सबसे बुनियादी ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने और पौधे को एक बेसिक स्ट्रक्चर देने का काम करता है। ये पौधे का पैकेजिंग मटेरियल है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा कोलेनकाइमा। जरा सोचिए, जब बहुत तेज आंधी चलती है तो बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां और टहनियां बुरी तरह मुड़ जाती है, लेकिन अक्सर टूटती नहीं है। ये जो लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसी कोलेनकाइमा के कारण होती है। ये पत्ती के डंठल को बिना टूटे मुड़ने की आजादी देता है। और इसके ठीक उलट काम करता है स्क्लेरेन्काइमा। ये पौधों को लोहे जैसी मजबूती देता है। इसकी कोशिकाएं मृत या डेड होती हैं और उनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। नारियल के बाहरी खोल का जो उदाहरण दिया गया था वो बहुत सटीक है। हाँ, नारियल का खोल या अखरोट के छिलके वे इतने कठोर होते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए भारी ताकत लगानी पड़ती है। ये सब स्क्लेरेन्काइमा का ही कमाल है। एक ही पौधे के अंदर लचीलापन और बेजोड़ कठोरता का ये संतुलन प्रकृति की बेहतरीन इंजीनियरिंग है। और अगर ये इंजीनियरिंग कमाल है तो जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज तो सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सब मिलकर एक ही काम करते हैं। और यहीं पर वो सवाल आता है जो बचपन से कई बार दिमाग में आता है, पेड़ में पानी ऊपर कैसे जाता है? 100 फुट ऊंचे पेड़ के पास कोई बिजली का पंप या मोटर तो है नहीं, फिर भी पानी जड़ों से बिल्कुल चोटी की पत्ती तक पहुंच जाता है। इस गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले चमत्कार के पीछे जाइलम नाम के जटिल ऊतक का हाथ है। जाइलम एक पाइपलाइन की तरह काम करता है जो जड़ों से पानी और खनिजों को खींचकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ये बिना किसी मोटर के कैसे होता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फिजिक्स काम करती है जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। मतलब जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है? बिल्कुल। तब ऊपर एक तरह का वैक्यूम या खिंचाव पैदा होता है जो नीचे जड़ों से पानी को स्ट्रॉ की तरह ऊपर खींच लेता है। और सबसे खास बात, जाइलम में ये ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ही दिशा में होता है, नीचे से ऊपर। और जब पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है और वहां प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन बन जाता है
तो उस भोजन को पूरे पेड़ में बांटने का काम करता है फ्लोएम। हाँ, फ्लोएम का ट्रैफिक दोनों दिशाओं में चलता है, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि जड़ों को भी तो खाना चाहिए। जाइलम पानी का ट्रांसपोर्टर है और फ्लोएम भोजन का डिलीवरी बॉय। ये पूरा का पूरा एक साइलेंट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है जो बिना किसी शोर के दिन रात चल रहा है। तो पौधों के शांत और स्थिर जीवन को समझने के बाद अब हमें उस दिशा में मुड़ना चाहिए जहां बहुत ज्यादा हलचल है, यानी जंतु ऊतक। हाँ, एनिमल टिश्यूज। जानवर और इंसान लगातार चलते फिरते हैं, शिकार करते हैं, भागते हैं। इसके लिए शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा और एक बिल्कुल अलग तरह की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। हमारे पास पेड़ पौधों की तरह मजबूत छाल नहीं है। हमारे शरीर को बाहरी खतरों से बचाने के लिए सबसे पहली रक्षा पंक्ति है उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। जंतु ऊतकों में एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य काम शरीर को कवर करना और सुरक्षा देना है। हमारी त्वचा इसका सबसे बड़ा और स्पष्ट उदाहरण है। पर यह सिर्फ बाहर से ही सुरक्षा नहीं देता है ना? नहीं, हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे कि आंत या इंटेस्टाइन, रक्त वाहिकाओं या फेफड़ों के अंदरूनी सतहों पर भी इसी ऊतक की परत होती है। ये एक बैरियर या दीवार की तरह काम करता है जो शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को एक दूसरे से मिक्स होने से रोकता है और बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। बिल्कुल। त्वचा तो समझ में आती है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। इसका तो नाम ही इसका काम बता रहा है, चीजों को जोड़ना और सपोर्ट देना। लेकिन एक चीज जो अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है वो ये कि खून भी एक संयोजी ऊतक है। हाँ, ब्लड को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब खून तो एक तरल पदार्थ है, बहता रहता है, फिर वो ऊतक कैसे हो गया? ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक बहुत ही आम और ट्रिकी सवाल है। लोग सोचते हैं कि ऊतक होने के लिए किसी चीज का ठोस होना जरूरी है। हाँ, अक्सर यही दिमाग में आता है। लेकिन अगर हम ऊतक की मूल परिभाषा पर वापस जाएं, समान उत्पत्ति और समान कार्य वाली कोशिकाओं का समूह, तो खून इस क्राइटेरिया पर पूरी तरह खरा उतरता है। अच्छा, खून में भी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं? हाँ, खून में एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। ये सब मिलकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन को पहुंचाने का काम करते हैं। शरीर के हर हिस्से को जोड़ने का काम खून ही तो कर रहा है। तो इसलिए ये एक तरल संयोजी ऊतक है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही लॉजिकल है। इसी कनेक्टिव टिश्यू वाले हिस्से में हड्डियां और उपास्थि या कार्टिलेज भी आते हैं जो हमारे शरीर का ढांचा बनाते हैं। और यहीं पर परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा और अक्सर गलत होने वाला सवाल छिपा है, टेंडन और लिगामेंट के बीच का अंतर। हाँ, स्पोर्ट्स इंजरी के मामले में हम अक्सर सुनते हैं कि किसी खिलाड़ी का लिगामेंट टियर हो गया है। इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, बोन टू बोन। बिल्कुल। हमारे जोड़ों के मूवमेंट के लिए लिगामेंट में बहुत ज्यादा लचीलापन होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ टेंडन हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन में मजबूती बहुत ज्यादा होती है लेकिन लचीलापन कम होता है। ये छोटा सा अंतर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसे याद रखने का ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। अब चूंकि मांसपेशियों की बात आई गई है तो पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू पर चलते हैं। इसी ऊतक के कारण हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं या पलके झपका पाते हैं। इसमें मुख्य रूप से धारीदार और अधारीदार पेशियां होती हैं। धारीदार पेशियां वो हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिन्हें ऐच्छिक पेशियां या वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे जब हम चाहें अपना हाथ उठा सकते हैं। और अधारीदार पेशियां अनैच्छिक होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे पेट में खाने का पचना। बिल्कुल। लेकिन पेशीय ऊतकों में जो सबसे बड़ा अजूबा है वो है हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में पाई जाती है। और यहीं पे वो सवाल खड़ा होता है जिसने मुझे लेसन प्लान पढ़ते वक्त बहुत सोचने पर मजबूर किया। हमारा दिल कभी थकता क्यों नहीं है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। हम थोड़ा सा दौड़ते हैं तो हमारी टांगों की मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, हम थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन दिल जन्म से लेकर मृत्यु तक दिन रात बिना एक सेकंड के ब्रेक के धड़कता रहता है। ये कैसे संभव है? इसके पीछे कार्डियक मसल की एक बहुत ही खास इंजीनियरिंग काम करती है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पैरों की धारीदार पेशियां बहुत तेजी से ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण एक बाय प्रोडक्ट या कचरा बनता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, जो दर्द पैदा करता है। हाँ, ये लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमें भारीपन महसूस होता है और यही थकान है। लेकिन हृदय पेशियों की संरचना और उनके ऊर्जा बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उनका मैकेनिज्म अलग कैसे है? उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का पावर हाउस होता है,
उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वे ऊर्जा को इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि वहां कभी लैक्टिक एसिड जमा ही नहीं होता। मतलब कचरा बनता ही नहीं है। एकदम सही। जब कचरा जमा ही नहीं होगा तो थकान का सवाल ही पैदा नहीं होता। वे एक परफेक्ट रिदम में सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। दिल के पास अपना एक अलग ही सुपर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट और पावर सिस्टम है। ये सच में कमाल है। अब जंतु ऊतकों के आखिरी प्रकार की ओर बढ़ते हैं जो इन सभी सिस्टम्स का बॉस है, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। ये मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों का पूरा नेटवर्क है। नर्वस टिश्यू की जो सबसे छोटी इकाई है उसे न्यूरॉन कहते हैं। और एक रोचक बात बताऊं, एक सिंगल न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक हो सकती है, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। 1 मीटर? ये तो बहुत लंबी है। इनका काम है शरीर के किसी भी हिस्से से सिग्नल या मैसेज को इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में दिमाग तक पहुंचाना और वहां से आदेश वापस लाना। इसी में रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट आता है जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मान लीजिए हाथ गलती से किसी बहुत गर्म बर्तन पर लग गया तो हम सोचते नहीं है, बस हाथ हटा लेते हैं। हाँ, उस वक्त ये सोचने का टाइम नहीं होता कि बर्तन गर्म है, मुझे अब अपना हाथ हटा लेना चाहिए। हाथ झटके से अपने आप पीछे हट जाता है। इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ऐसी इमरजेंसी वाले हालात में जहां मिली सेकेंड्स भी मायने रखते हैं, सिग्नल दिमाग तक जाके प्रोसेस होने का इंतजार नहीं करता। तो वो कहाँ जाता है? वो सीधा हमारी रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और रीढ़ की हड्डी वहीं से तुरंत आदेश दे देती है कि मांसपेशियों को सिकुड़ो और हाथ पीछे खींचो। ये एक तरह का इनबिल्ट इमरजेंसी शॉर्टकट है ताकि शरीर को जलने से बचाया जा सके। ये तो हमारी बॉडी का अपना फायर अलार्म सिस्टम हो गया। बिल्कुल। तो हमने पादप और जंतु ऊतकों की पूरी दुनिया को खंगाल लिया है, लेकिन लेसन प्लान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी है, और वो है इस पूरी जानकारी को परीक्षा के दिन कैसे इस्तेमाल किया जाए। हाँ, एग्जाम स्ट्रेटजी तो बहुत जरूरी है। लेसन प्लान में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सबसे बड़ी और कारगर रणनीति है। बायोलॉजी में अक्सर बहुत सारी थियरी और टर्म्स होते हैं जो दिमाग में खिचड़ी बना सकते हैं। हाँ, सब कुछ एक जैसा लगने